वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। इसको मैं 3 भाग में कवर करने वाला हूँ। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा पार्ट ट्रिक्स होगा पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन सोल्व करने का, और तीसरा पार्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। कुछ क्वेश्चंस में करा के दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ये पेडिग्री क्या होता है? तो पेडिग्री की डिफिनीशन बोल रहा है कि किसी भी एक फैमिली है और उसका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर का हिस्ट्री है, उसी को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दर्शाया जाता है, उसी को पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक, सिंपल डेफिनेशन है। इसको हम लोग मेनली ह्यूमन्स में यूज करते हैं। ह्यूमन्स में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि देखिए, ह्यूमन्स का लैब में एक्सपेरिमेंट करना इलीगल है अथवा एथिकल नहीं है। ये एथिकल नहीं है, तो इसलिए ह्यूमन को लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो उनके डिजीज का एक पैटर्न या ये डिजीज कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया गया, जिसी को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ये कब किया जाता है कि ऐसा फैमिली हो जिसमें कोई स्पेसिफिक डिजीज हो और वो डिजीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा हो। इस कंडीशन में पेडिग्री एनालिसिस को हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ह्यूमन का लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। हमको पेडिग्री एनालिसिस के लिए अथवा जेनेटिक डिजीज पता करने के लिए हमें ऑफ स्प्रिंग यानी प्रोजेनी यानी संतति की आवश्यकता होती है, और ह्यूमन का जो जनरेशन टाइम होता है काफ़ी लंबा होता है, इसलिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। देखिए, कुछ सिंबल है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर चलावे नॉर्मल मेल, सर्कल चलावे नॉर्मल फीमेल। स्क्वायर और सर्कल के एक सिंगल लाइन के द्वारा मिला दिया जाए, इसका मतलब मेल और फीमेल का मैरिज हो रहा है। ऐसा चलावे कि मेल और फीमेल का मैरिज हो रहा है और उसमें ये नीचे कुछ ऑफ स्प्रिंग यानी संतति दिखाया जा रहा है, मतलब इनके ये तो पेरेंट हो गए और इनके ये बच्चे हैं। ऐसा स्ट्रक्चर चलावे तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। ट्विन की बात करते हैं तो ट्विन दो तरह के हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या होता है? तो एक स्पर्म एक ओवम दोनों मिले फर्टिलाइजेशन हुआ जिससे जाइगोट बना। किसी कारण से जाइगोट दो भाग में टूट गया, तो एक जाइगोट से एक संतति दूसरे जाइगोट से दूसरा संतति बन गया, तो इसी को हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं, एक जाइगोट से बना हो। ठीक, खास बात इसका क्या है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन में यदि पहला संतति मेल है तो दूसरा भी मेल होगा, पहला फीमेल है तो दूसरा भी फीमेल होगा। डायजाइगोटिक का मतलब क्या होता है कि ये एक स्पर्म एक ओवम से मिला, दूसरा स्पर्म दूसरा ओवम से मिला और इससे भी एक संतति बन गया, इससे भी एक संतति बन गया। तो इस सिचुएशन को हम लोग डायजाइगोटिक बोलते हैं, क्योंकि दो जाइगोट का निर्माण हुआ। एक पहला जाइगोट यहाँ बना फर्टिलाइजेशन से, दूसरा जाइगोट यहाँ बना। इसमें क्या क्या केस हो सकता है? पहला मेल तो दूसरा मेल हो सकता है, पहला फीमेल दूसरा फीमेल, पहला मेल तो दूसरा फीमेल, या पहला फीमेल तो दूसरा मेल, ऐसा कंडीशन आ सकता है। ठीक है, यदि सर्कल को कलर कर दिया गया हो अच्छी तरह से तो उसको अफेक्टेड फीमेल बोलेंगे, और स्क्वायर को डार्क कर दिया गया तो अफेक्टेड मेल बोलेंगे। ऐसा कंडीशन चला है आधा डार्क है और आधा डार्क नहीं है, तो हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस ऑटोसोमल रिसेसिव में इसको दिखाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इस कंडीशन में कैरियर फीमेल है, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, पर ये ऐसा सिचुएशन कब दिखाया जाता है? जब डिजीज एक्स लिंक हो या ऑटोसोमल डिजीज हो तो ऐसा दिखाया जाता है, और एक्स लिंक डिजीज हो तो इस तरह से दिखाया जाता है। याद रखिएगा, कोई प्रोजेनी जन्म लिया, उसका सेक्स स्पेसिफाइड हो गया कि मेल है अथवा फीमेल, फिर इसकी डेथ हो गई, तो इस तरह से हम लोग ऐसे सिंबल से हम उसको दिखाते हैं। ये सिंबल कब यूज किया जाता है? जब अवर्सन हो गया हो अथवा उसका बर्थ अभी नहीं हुआ हो और सेक्स भी अनस्पेसिफाइड हो, तो ऐसा सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल कब यूज करते हैं? दो लाइन से मेरे दिखाया गया है, सिंगल का मतलब नॉर्मल मैरिज, और डबल लाइन दिखाया गया तो इसमें भी ये भी मैरिज दिखा रहा है,
और कैसा मैरिज, एक क्लोज रिलेटिव का जब मैरिज होता है तो उसको डबल लाइन से दिखाया जाता है। यहाँ पर ज़्यादा ऐसे हम लोग देख सकते हैं, पहला लाइन दूसरा लाइन, और इस तरह के मैरिज को हम लोग कॉन्सेंजिनियस मैरिज के नाम से जानते हैं। जैसे देखो दोनों भाई बहन है, क्लोज रिलेटिव है, ये दोनों में मैरिज हो जाए तो नॉर्मल मैरिज नहीं है, क्लोज रिलेटिव के बीच मैरिज हो रहा है, तो इसको हम लोग कॉन्सेंजिनियस मैरिज के नाम से जानते हैं। ये सिंबल है, और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं, पर इतना सिंबल से हमारा काम चल जाएगा। आगे हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक को ऑटोजोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, दूसरा एलोजोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, डिसऑर्डर अथवा डिजीज। ठीक, ऑटोजोमल का मतलब क्या होता है, देखो ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर यानी 46 क्रोमोजोम। उस 23 पेयर में से जो 22 पेयर होता है उसको ऑटोजोम बोलते हैं, जबकि जो 23वां पेयर होता है, 23वां पेयर वो सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है। सेक्स या तो एक सेक्स होगा, 23वां पेयर क्या होगा, या तो एक सेक्स होगा अथवा एक्स वाई होगा, मेल के कंडीशन में ये होगा, फीमेल के कंडीशन में ये होगा। तो यदि कोई डिजीज इस 22 पेयर में क्रोमोजोम में म्यूटेशन के कारण होता है तो उसको ऑटोजोमल डिजीज बोलते हैं, और कोई डिजीज इस इन क्रोमोजोम में म्यूटेशन के कारण होता है तो उसको एलोजोमल अथवा सेक्स लिंक अथवा एक्स या वाई लिंक डिजीज बोलेंगे। सेक्स लिंक अच्छा नाम है, सेक्स लिंक डिजीज बोलेंगे उसको। ठीक है, समझ में आ गया। ऑटोजोमल दो तरह का होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव। अब एलोजोमल अथवा सेक्स लिंक डिजीज दो तरह का हो सकता है, एक तो एक्स लिंक, वाई लिंक। वाई लिंक केवल मेल में होगा, क्यों, क्योंकि फीमेल में तो वाई होता ही नहीं है। एक्स लिंक मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, पर ये दो तरह का होता है, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। जिस तरह से ए डोमिनेंट और रिसेसिव है, इस तरह से ए डोमिनेंट और रिसेसिव है। यानी इस तरह से हमें मिला कि जेनेटिक डिसऑर्डर 5 तरह का हो सकता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव और वाई लिंक्ड। इसमें डोमिनेंट रिसेसिव की बात नहीं करते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑटोजोमल डोमिनेंट, अब इसका कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, थोड़ा फास्ट में इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा यदि ऑटोजोमल है इसका मतलब होगा इक्वल चांसेस इन मेल और फीमेल, ये बोथ जो मेल और फीमेल में इक्वल चांस होता है होने का। ठीक है, यानी सेक्स बायसनेस नहीं होता इसमें, और इसमें मेल हो या फीमेल हो अथवा दोनों हो, दोनों डिजीज अपने ऑफ स्प्रिंग यानी अपने बच्चे में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो ना यहाँ पर मेल बीमार है, डिजीज को अपने बच्चों में ट्रांसफर कर दिया, यहाँ फीमेल बीमार है, डिजीज को अपने बच्चों में ट्रांसफर कर दिया। ये तो ऑटोजोमल का एक करेक्टर हो गया। डोमिनेंट का करेक्टर क्या है, सिंगल म्यूटेशन कॉज डिजीज, ये सिंगल म्यूटेशन डिजीज कर देगा, और इसमें जनरेशन स्किप नहीं होता है, जनरेशन स्किप बिल्कुल नहीं होगा। यदि डोमिनेंट होगा तो जनरेशन स्किप नहीं होगा। कहीं भी जनरेशन स्किप हो रहा है क्या, देखो यहाँ बच्चे बीमार है तो इसके पापा बीमार है, यहाँ भी जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है। यहाँ पर बच्चे बीमार है तो इसके पापा बीमार है, यहाँ भी बच्चा बीमार है तो इसकी मम्मी बीमार है, तो जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है। सिंगल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि डोमिनेंट अलील ऑटोजोम है तो मैं ASS डिनोट कर रहा हूँ, ये डोमिनेंट अलील हो गया, रिसेसिव अलील ये हो गया। तो ऐसा कंडीशन आएगा तो बीमारी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि डोमिनेंट बीमारी है। ऐसा कंडीशन आएगा तो बीमारी हो जाएगी, और ऐसा कंडीशन आएगा तो तभी बीमार हो जाएगी। याद करो मेंडल का लॉ, मेंडल का फर्स्ट लॉ में क्या होता था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में यदि टी आवे तभी प्लांट टॉल होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी आवे तभी प्लांट टॉल होता था। यानी एक जीन भी है डिजीज के लिए तो यहाँ पर डिजीज कर देगा, एक जीन भी है लंबाई के लिए तो प्लांट लंबा हो जाएगा। स्मॉल टी में एक भी जीन लंबाई के लिए नहीं होता, प्लांट कैसा होगा, द्वार्फ होगा। यहाँ पर भी स्मॉल ए में एक भी जीन बीमारी के लिए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बीमारी नहीं होगी, यहाँ पे सबके सब स्वस्थ होंगे। तो ये बीमार है तो इसका जीनोटाइप या तो कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, इसका जीनोटाइप स्मॉल ए होगा। अब ये जीनोटाइप में से दोनों में से कौन एक होगा, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, मैं अगले वीडियोज में बताऊंगा। ठीक, तो क्लियर हो गया। देखिए इसका इम्पोर्टेंट, ये तो इम्पोर्टेंट है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफेक्टेड प्रोजेनी मस्ट हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। यदि डोमिनेंट है तो यदि प्रोजेनी अफेक्टेड है तो पेरेंट को अफेक्टेड होना ही पड़ेगा, तभी तो जनरेशन स्किप नहीं होगा, नहीं तो जनरेशन स्किप हो जाएगा। अफेक्टेड पेरेंट में हैव नॉर्मल प्रोजेनी। यदि कोई पेरेंट अफेक्टेड है, ऐसा कंडीशन आ गया, तो इनके प्रोजेनी नॉर्मल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? जैसे मान के चलो कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो बीमारी कर दिया दोनों को। ऐसा कंडीशन में पता चला कि गैमिट बना, और गैमिट में सारे के सारे जो जीन है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए वाले आ गए, इस कंडीशन में बीमारी होगी? नहीं होगी। ठीक है, इसको जनरेशन स्किप नहीं बोलते हैं। जनरेशन स्किप कब बोलेंगे? जब प्रोजेनी बीमार हो और पापा बीमार या मम्मी बीमार नहीं हो, उसको जनरेशन स्किप बोलेंगे। यदि पापा मम्मी बीमार हो, बच्चे बीमार नहीं हो, तो उसको जनरेशन स्किप नहीं बोलेंगे। ठीक। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल डू नॉट ट्रांसमिटेड। यदि कोई इंडिविजुअल अनअफेक्टेड है, इसका मतलब क्या है? इसके पास स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए है, तो बीमारी को ट्रांसफर नहीं करेगा, सब में स्मॉल ए आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं। पॉलीडेक्टाइल इसका एग्जाम्पल है, ऑटोजोमल डोमिनेंट का। और भी एग्जाम्पल है, इनको याद कर सकते हैं। आप सीवीटी का एग्जाम देंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए हंटिंगटन कोलोरा जो डिजीज है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव, देखिए इक्वल चांस इन मेल एंड फीमेल। यदि ऑटोजोमल है तो ये तो बात रहेगा ही, इक्वल चांस होगा मेल और फीमेल में। और ऑटोजोमल रिसेसिव है तो उसका करेक्टर क्या होगा? दो म्यूटेशन आर रिक्वायर्ड फॉर डिजीज। डिजीज के लिए दो म्यूटेशन रिक्वायर है। दो म्यूटेशन का मतलब क्या हो गया? मान के चलिए आपका कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया तो बीमारी नहीं होगा। यदि ये बीमार है, इसका मतलब है कि दो म्यूटेशन चाहिए, स्मॉल ए चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव में याद करो, स्मॉल टी में ही ड्वार्फ मिलता था, कैपिटल टी स्मॉल टी में ड्वार्फ नहीं मिलता था, टॉल मिलता था। तो हमें दोनों अलील को म्यूटेशन चाहिए तभी डिजीज होगा। ठीक है, पहला चीज। स्किप जनरेशन, ये रिसेसिव है तो जनरेशन स्किप देखने को मिल सकता है। जैसे देखो यहाँ पर बच्चे बीमार हैं पर मम्मी पापा बीमार नहीं है, तो इसका मतलब जनरेशन स्किप हो रहा है। यहाँ भी बच्चा बीमार है, यहाँ भी बच्चे बीमार है पर मम्मी पापा बीमार नहीं है, जनरेशन स्किप हो रहा है। ठीक है, चलिएगा। प्रोजेनी कैन डिजीज इवन इफ पेरेंट आर नॉर्मल, इसी को जनरेशन स्किप बोलते हैं। प्रोजेनी बीमार हो सकते हैं जबकि पेरेंट नॉर्मल हो सकते हैं। इफ बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड ऑल ऑफ देयर प्रोजेनी मस्ट बी अफेक्टेड। बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड, ये दोनों पेरेंट अफेक्टेड है, मतलब दोनों में स्मॉल ए है, तो सभी में स्मॉल ए आ जाएगा, यानी सभी के सभी प्रोजेनी यानी संतति बीमार होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट। इसमें कैरियर की बात आ सकती है। कैरियर यदि कोई नॉर्मल है तो नॉर्मल हमें भले दिख रहा है, हो सकता है कि कैरियर हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन हो। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर बार कैरियर में ऐसा दिखाया ही गया हो या आधा डार्क किया गया हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी बिल्कुल ब्लैंक हमें स्क्वायर सर्कल दिखेगा, हमें अनुमान लगाना होगा आगे के हिसाब से कि इसका जो जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल ए है अथवा कैपिटल ए स्मॉल ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल कुछ याद कर लेना। ठीक, अब बात करते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट का। एक्स लिंक डोमिनेंट में इक्वल, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ऑटोजोमल में इक्वल चांस मेल और फीमेल में पढ़ रहे थे, पर एक्स लिंक डोमिनेंट में इक्वल चांस नहीं होता है, फीमेल में हमेशा ज़्यादा दिखा जाता है, क्योंकि एक्स लिंक है, फीमेल में 2 एक्स है, तो फीमेल में ज़्यादा होने का चांस रहता है। सिंगल म्यूटेशन इनफ, डोमिनेंट है तो सिंगल म्यूटेशन इनफ है। ठीक है, सिंगल म्यूटेशन का मतलब क्या होगा? जैसे एक्स एक्स है तो एक एक्स भी म्यूटेंट हो गया तो डिजीज हो जाएगा, दोनों एक्स म्यूटेंट होगा तो डिजीज होगा ही होगा। यदि ऐसा कंडीशन है तब डिजीज मेल में होगा, क्योंकि एक्स में म्यूटेशन है, सिंगल म्यूटेशन डिजीज कर सकता है। जनरेशन स्किप नहीं देखने को मिलता। देखो यहाँ पर प्रोजेनी बीमार है तो पेरेंट भी बीमार है, प्रोजेनी बीमार है तो पेरेंट भी बीमार है। इंपॉर्टेंट, ये जो डोमिनेंट का करेक्टर हो गया है, एक्स लिंक डोमिनेंट का करेक्टर क्या है? तो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है एक्स लिंक डोमिनेंट का, जो ऑटोजोमल डोमिनेंट में नहीं देखने को मिला था। इफ फादर इज अफेक्टेड, यदि पापा अफेक्टेड हैं, ये फादर हैं, पापा अफेक्टेड हैं, तो डॉटर विल बी अफेक्टेड। ऑल डॉटर, सब जितने भी उसमें बेटी होगी क्या कैसी होगी? अफेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि देखो ना, इस पापा अफेक्टेड हैं तो उनका जीनोटाइप ये होगा,
मम्मी अनअफेक्टेड है तो जीनोटाइप ए हो सकता है अथवा ए हो सकता है। ठीक है, अब एक एक्स तो मम्मी से आएगा और दूसरा एक्स पापा से आएगा तभी तो डॉटर बनेगी, हर केस में ही होगा। अब पापा वाला एक्स म्यूटेंट है तो डॉटर के केस में कैसा एक्स आ सकता है, एक एक्स म्यूटेंट कम से कम आएगा तो डॉटर बीमार होगी ही होगी, डॉटर बीमार होगी ही होगी। क्लियर है? इफ सन इज अफेक्टेड हिज मदर मस्ट बी अफेक्टेड। यदि सन अफेक्टेड है, सन अफेक्टेड है मतलब इसका कंडीशन क्या है, ऐसा है, तो माताजी को अफेक्टेड होना पड़ेगा तभी तो एक एक्स माताजी से आता है और वाई पिताजी से आता है, यानी पिताजी का वाई एक्स से कोई लेना देना सन में नहीं है। तो माताजी या तो ऐसी कंडीशन में होंगी या तो ऐसी कंडीशन में होगी। ऐसी कंडीशन में है तो ए एक्स यहाँ पे आ गया है, ऐसी कंडीशन में है तो दोनों में से कोई एक्स यहाँ पे आ जाएगा तो बीमारी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको याद रखने की जरूरत है एक्स लिंक डोमिनेंट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, चलिए एक्स लिंक रिसेसिव। अब भाई एक्स लिंक रिसेसिव है, एक्स लिंक है तो मतलब फीमेल में ज्यादा होने का चांस रहता है, ये तो हमको पता ही है। रिसेसिव है तो 2 म्यूटेशन जरूरी है, मतलब ऐसा कंडीशन आएगा तो बीमारी नहीं होगी, बीमार होने के लिए ऐसा कंडीशन चाहिए, ये फीमेल के लिए। और चूंकि मेल में एक ही एक्स होता है तो मेल में एक एक्स में भी म्यूटेशन होता है तो बीमारी हो जाएगा। ठीक है, मेल के केस में रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, एक एक्स में म्यूटेशन बीमार कर देगा, पर फीमेल केस में रिसेसिव में दोनों में म्यूटेशन होता है तभी बीमारी होगी, एक एक्स में म्यूटेशन होता है तो बीमारी नहीं होगी। फीमेल विल बी ओनली कैरियर, मतलब एक्स लिंक में क्या होगा कि फीमेल ही कैरियर, मेल तो कैरियर हो नहीं सकता। एक्स लिंक रिसेसिव में मेल कैरियर नहीं होगा, ऐसा कंडीशन में मेल बीमार हो जाएगा। पर फीमेल में यदि ऐसा कंडीशन आ जाता है तो फीमेल कैरियर होगी, ऐसा कंडीशन आएगा तो फीमेल नॉर्मल होगी, और ऐसा कंडीशन आएगा तो फीमेल बीमार होगी। जनरेशन स्किप पॉसिबल, जनरेशन स्किप देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर प्रोजेनी बीमार है पर मम्मी पापा बीमार नहीं है, जनरेशन स्किप हो रहा है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इफ मदर इज अफेक्टेड ऑल सन्स मस्ट बी अफेक्टेड। यदि माता जी बीमार हैं तो सभी के सभी सन को बीमार होना पड़ेगा। पीछे क्या देखे थे, पीछे देखे थे यदि पापा जी बीमार हैं तो सभी डॉटर को बीमार होना पड़ रहा था, ये एक्स लिंक डोमिनेंट था। एक्स लिंक रिसेसिव में क्या बोल रहा है कि यदि माता जी बीमार है तो सभी सन को बीमार होना पड़ेगा, यदि माता जी बीमार है तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कंडीशन होगा, और ये नॉर्मल है तो ऐसा कंडीशन होगा। अब सन में एक एक्स तो माता जी से आएगा, ऐसा कंडीशन, और एक वाई पिताजी से आएगा। तो माता जी बीमार है और रिसेसिव है तो दोनों एक्स में म्यूटेशन है तो कोई भी एक्स नॉर्मल नहीं है, तो सभी के सभी सन को बीमार कर देंगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है इफ ए डॉटर इज अफेक्टेड देन फादर मस्ट बी अफेक्टेड। यदि बेटी बीमार है, बेटी बीमार है तो कैसा कंडीशन होगा, ऐसा कंडीशन होगा, तो पापा जी को कैसा होना पड़ेगा, एक एक्स तो पापा जी से आता है तो पापा जी को बीमार होना पड़ेगा ना, पापा जी बीमार होंगे तभी तो बीमारी वाला एक्स अपने बेटी को देंगे। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इफ बोथ पेरेंट आर डिजीज ऑल मस्ट बी प्रोजेनी, दोनों के दोनों बीमार होंगे तो सभी प्रोजेनी बीमार होगा। ये ऑटोजोमल रिसेसिव में भी एक केस होता है, ऑटोजोमल एक्स लिंक रिसेसिव में भी एक केस होता है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, ये क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया कहने का मतलब होगा कि जो ब्रिटेन का रॉयल फैमिली है उसमें एक डिजीज, उनके फैमिली में एक डिजीज है जिसका नाम है हीमोफीलिया डिजीज। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया विक्टोरिया फैमिली है उसमें कौन सा डिजीज है, तो हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया क्या है, और एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। अदर भी एग्जाम्पल यहाँ पे है, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं वाई लिंक। वाई लिंक केवल मेल में दिखेगा, क्यों, क्योंकि भाई वाई केवल मेल में होता है और इसमें म्यूटेशन हो जाता है केवल मेल में दिखेगा। इसमें भी जनरेशन स्किप नहीं होगा, यदि यदि एक मेल बीमार है तो वाई तो प्रत्येक मेल में जाएगा ना, वाई यहाँ से प्रत्येक मेल में जाएगा। फीमेल में डिजीज नहीं दिखेगा, केवल मेल में दिखेगा और जनरेशन स्किप नहीं दिखेगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल है ये सब, इसको याद करने की जरूरत है। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो था पेडिग्री एनालिसिस का, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका ट्रिक और क्वेश्चन कैसे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं उसको अपलोड करूंगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।